हेलो एवरीवन, मैं कमल किशोर जैन आपके सामने उपस्थित हूँ इंग्लिश विद जैन शाह चैनल के अंदर एक नए वीडियो लेक्चर के अंदर, जिसके अंदर हम पढ़ रहे हैं जैन शाह इंग्लिश ग्रामर सीरीज का एक नया टॉपिक, जिस टॉपिक का नाम है टेंस। टेंस से पहले हम पार्ट ऑफ स्पीच के टॉपिक को पूरा कंप्लीट कर चुके हैं, जिसके 8 वीडियो लेक्चर आप लोगों ने पहले देख लिए होंगे। उन वीडियो लेक्चर्स के अंदर पार्ट ऑफ स्पीच के 8 प्रकारों को मैंने विस्तार से पढ़ाया है और आप लोगों को वो सारे टॉपिक समझ में आ गए होंगे। अब हम इस सीरीज के अंदर हम एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, जिसका नाम है टेंस। अब आप टेंस के बारे में मेरे हिसाब से पहले भी पढ़ चुके होंगे और इसके बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पर टेंस के बारे में कुछ चीजें बता देता हूं। देखिए, टेंस का अर्थ होता है काल। आप लोगों ने हिंदी में पढ़ा हो कि काल 3 प्रकार का होता है, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। इसी प्रकार टेंस के इंग्लिश के अंदर 3 रूप होते हैं, 3 होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट यानी वर्तमान, पास्ट यानी भूतकाल और फ्यूचर यानी भविष्य काल। यानी इंग्लिश के अंदर टेंस के मूलतः 3 रूप होते हैं। कितने होते हैं? 3 रूप, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। लेकिन आप लोग जानते हैं कि टेंस जो टोटल है वो 12 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 12 प्रकार के। अब 12 प्रकार के कैसे हुए, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि प्रत्येक जो टेंस है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, इन प्रत्येक तीनों टेंसों के 4-4 प्रकार और होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 4-4 प्रकार। इन चारों प्रकारों को मिलाकर तीनों टेंसों के कितने हो गए? 12 टेंस। अब वो 12 प्रकार कौन से हैं, तो आप यहाँ पर इनके नाम समझिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और चौथा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। यहां पर मैं आपको केवल टेंस के नाम बता रहा हूं। इन सारे टेंसों को अपन अगली स्लाइड्स में और अगले वीडियो लेक्चर्स तक, जब तक टेंस चलता रहेगा, उसके अंदर अपन टेंस को पूरा कंप्लीट करने वाले हैं। अगर आप किसी भी क्लास में पढ़ रहे हैं, कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, तो आपका जो टेंस का टॉपिक है वो उन सभी एग्जाम्स के लिए यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। आपका कोई भी डाउट आपके दिमाग में नहीं रहेगा। अब देखिए, जिस प्रकार प्रेजेंट के 4 प्रकार ये थे, इसी प्रकार पास्ट और फ्यूचर के भी प्रकार बनेंगे। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और चौथा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इसी प्रकार फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो आप लोगों को 12 नाम की जानकारी यहां पर हो गई होगी। अब अगली स्लाइड में हम लोग पहला प्रकार, टेंस का पहला रूप प्रेजेंट इंडेफिनिट, या फिर इंडेफिनिट को अपन सिंपल भी बोल सकते हैं। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस को शुरू करेंगे, लेकिन टेंस शुरू करने से पहले एक दो चीज मैं आपको बता दूं कि आपको किन किन चीजों की यहाँ पर जानकारी होनी चाहिए। देखिए, टेंस सीखने से पहले आपको जो मूलतः है, जो मूल रूप से या मुख्य रूप से वर्ब की जानकारी अवश्य होनी चाहिए कि वर्बें क्या होती है। अगर आप लोगों ने मेरा वर्ब वाला वीडियो लेक्चर देखा होगा, तो उसके अंदर मैंने वर्ब को बहुत अच्छी तरीके से समझाया है कि टेंस के अंदर उनका उपयोग किस प्रकार किया जाता है। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है, तो सबसे पहले जाइए और उस वीडियो को देखिए, वहां पर आप वर्ब को पूरा समझिए, उसके बाद ही टेंस को पढ़ना शुरू करिए। क्योंकि जब तक आपको वर्ब समझ में नहीं आएगी, आपको टेंस समझ में नहीं आएगा। वर्ब के अंदर भी मैंने आपको ऑक्सिलरी वर्ब बताई थी, जिसके अंदर प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब थी। जो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग क्या किसमें होता है? टेंस को बनाने में किया जाता है। उसके बाद मैंने प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब के बाद मैंने आपको मेन वर्ब यानी एक्शन वर्ब को सिखाया था। उन एक्शन वर्ब का प्रयोग भी टेंस के अंदर किया जाता है। उस एक्शन वर्ब को सिखाते समय मैंने आपको बताया था कि इन 12 टेंसों के अंदर
कौन कौन सी मेन वर्ब का प्रयोग करते हैं। अगर आप उस वीडियो लेक्चर को पूरा देख लेंगे तो आपको टेंस सीखने में कोई भी समस्या नहीं आएगी। अब हम अगली स्लाइड से पहले टेंस को पढ़ने वाले हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल टेंस अब हम समझने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब देखिए इसको कैसे पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज कहां कहां किया जाता है। उसके बाद में हम सीखेंगे इनके सेंटेंस के फॉर्मेशन कैसे किए जाते हैं। तो पहले मैं आपको इसके बारे में सारी जानकारी देने वाला हूं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का उपयोग कहां कहां किया जाता है। उसके बाद में हम सीखेंगे कि सेंटेंस कैसे बनाते हैं, उनका फॉर्मेशन, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सेंटेंस का फॉर्मेशन कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले देखिए यहां पर दो चीजें लिखी है। वाक्यांत यानी वाक्य के अंत में संज्ञा विशेषण प्लस है या हूं हो। अब ये क्या चीज है, तो मैं आपको एक सामान्य सी वाक्य बोलता हूं, जैसे मेरा नाम राम है, तो राम संज्ञा है और अंत में क्या है। वह फूल बहुत सुंदर है, तो सुंदर एक विशेषण है और अंत में है। यानी ऐसे वाक्य जिनमें मेन वर्ब या ऐसा कहें एक्शन वर्ब का प्रयोग नहीं होता है। मैंने आपके सामने दो वाक्य बोले, मेरा नाम राम है और एक वाक्य था वह फूल बहुत सुंदर है। क्या इन दोनों वाक्यों के अंदर मेन वर्ब का उपयोग था? नहीं था। तो ये ऐसे वाक्य कहलाते हैं सेंटेंस विदाउट मेन वर्ब। तो सेंटेंस विदाउट मेन वर्ब यानी ऐसे वाक्य जिनमें मुख्य क्रिया नहीं हो और वो वाक्य यदि वर्तमान समय में है। कैसे पता चलेगा कि वो वाक्य वर्तमान समय में है? अगर वाक्य के अंत में क्या हो, है या हो, ऐसा अगर वाक्य है तो किस टेंस का वाक्य कहलाता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल टेंस। तो मेरे हिसाब से आपको पहली लाइन समझ में आ गई होगी। अब दूसरा चीज क्या है, देखो वाक्यांत में क्रिया प्लस ता है, ती है, ए है, ता, हूं, तो भी कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल टेंस। यानी वाक्य के अंत में क्या दिया हो? ता है, क्रिया प्लस ता है। क्रिया यहाँ पर कौन सी? मुख्य क्रिया, एक्शन वर्ब जिसको बोल सकते हैं मेन वर्ब, उसके साथ में ता है, ती है, ते है, ता, हूं। तो कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जैसे मैं पुस्तक पढ़ता हूं, मैं बांसुरी बजाता हूं, राधा नाचती है, वे घूमने जाते हैं। तो ता है, ती है, ते है। तो ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल टेंस। तो ये दो वाक्य यानी ये दो लाइनें जो थी वो बताती है कि हिंदी के अंदर अगर कोई वाक्य लिखा हो तो हम कैसे समझेंगे कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। तो मेरे हिसाब से ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब हम पढ़ने वाले हैं एडवर्ब्स। हमने एडवर्ब का टॉपिक पढ़ा था पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर। तो आप लोगों ने अगर वो एडवर्ब का टॉपिक नहीं देखा है तो उसको पूरा देखिए, तभी वो एडवर्ब क्या है और कैसे प्रयोग होता है आपको यहाँ पर समझ में आएगा। तो आप उस वीडियो को जरूर देखिए, उससे आपका जो एडवर्ब का टॉपिक है वो पूरा क्लियर हो जाएगा। अब मैं आपको बता रहा हूँ, सुनिए। एडवर्ब के अंदर हमने एक एडवर्ब का प्रकार पढ़ा था, एडवर्ब ऑफ टाइम। उसके अंदर अपन ने एडवर्ब ऑफ टाइम कौन कौन से होते थे पढ़े हैं। तो यहाँ पर उन्हीं एडवर्ब ऑफ टाइम में से कुछ चीजें यहाँ पर आई हुई है। अगर ये वर्ड्स या ये एडवर्ब्स किसी सेंटेंस के अंदर होते हैं तो सामान्यतया वो सेंटेंस किस टेंस का होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। हमेशा नहीं बोल सकते, लेकिन लगभग ज्यादा से ज्यादा चांस क्या है कि वो किस टेंस का हो? प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल टेंस। तो वो एडवर्ब कौन कौन से हैं अपन यहाँ पर वो देख लेते हैं। ऑलवेज, यहां पर अर्थ भी आप लोग ध्यान रखें। ऑलवेज यानी हमेशा। डेली, डेली का मतलब भी दैनिक या हमेशा। नेवर, कभी नहीं। यूजुअली, आम तौर पर।
जनरली, आमतौर पर या सामान्यतः, समटाइम्स कभी कभी, मैनी टाइम्स कई बार, ऑफ्टन अक्सर, फ्रिक्वेंटली बार बार, सेल्डम कभी कभी, रेयरली शायद ही कभी, ओकेजनली बार बार, रेगुलरली नियमित रूप से, और लास्ट क्या है, एवरी प्लस टाइम। ये क्या है, टाइम, यानी एवरी प्लस डे या एवरी प्लस वीक या एवरी प्लस मंथ हो। ये एडवर्ब्स अगर किसी इंग्लिश के सेंटेंस के अंदर है तो सामान्यतया वो सेंटेंस कौन से टेंस का बनेगा या कौन से टेंस का होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल टेंस। अब इन शब्दों के अर्थ भी आपको यहां पर याद कर लेने हैं। अब देखिए, मैंने कहा कि कभी कभी ऐसा होगा कि ये शब्द, ये एडवर्ब किसी इंग्लिश के सेंटेंस में होंगे, लेकिन वो प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नहीं होगा। अब देखिए, यहाँ पर मैंने दो एग्जाम्पल लिखे हैं इसी प्रकार के, कि यहाँ पर प्रेजेंट सिंपल का एडवर्ब तो यूज लिया हुआ है, लेकिन वो प्रेजेंट सिंपल टेंस नहीं है। इस चीज को समझिए। गांधी जी ऑलवेज रिक्त स्थान द ट्रूथ। तो यहां पर अगर आप ऑलवेज देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये जो है प्रेजेंट सिंपल टेंस का है, लेकिन ये प्रेजेंट सिंपल का नहीं है। प्रेजेंट का मतलब है वर्तमान। तो क्या गांधी जी अभी जीवित है? नहीं। तो इसका मतलब ये कौन से टेंस में जाएगा? पास्ट के अंदर जाएगा। ध्यान रखिए। तो ये सेंटेंस जो है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। किसका है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है। तो पास्ट इंडेफिनिट के अंदर जाते ही मैंने वर्ब के अंदर आपको बताया था कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस की जो मेन वर्ब होती है वो अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है। तो यहां पर स्पीक का क्या हो जाएगा? स्पोक। तो यहां पर आप समझ रहे हैं कि ऑलवेज के साथ एक पास्ट इंडेफिनिट टेंस की मेन वर्ब का प्रयोग हुआ है। तो आपको वाक्य को समझना पड़ेगा कि किस जगह पर या किस वाक्य में अब ये एडवर्ब होते हुए भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग नहीं होगा। अगला एग्जांपल देखिए। आई फिल इन द ब्लैंक्स, नेवर फिल इन द ब्लैंक्स द ताजमहल। और कोष्टक में दिया हुआ है सी। तो मैं आपको बता दूं, नेवर का मतलब होता है कभी नहीं। जिस वाक्य के अंदर, जिस इंग्लिश के सेंटेंस के अंदर नेवर का प्रयोग हो गया, उस वाक्य में फिर वापस कभी भी नॉट का प्रयोग नहीं होता है। इस चीज को ध्यान में रखें, क्योंकि नेवर के अर्थ में ही आ गया कभी नहीं, नहीं का आ गया, तो वापस नॉट यानी नहीं को वापस में उपयोग में लाने की आवश्यकता यहाँ पर नहीं है। तो अब ध्यान से देखिए, अगर ये प्रेजेंट सिंपल का होता तो हेल्पिंग वर्ब डू या डज में से डू का प्रयोग करना पड़ता, और डू का प्रयोग करते ही उसके साथ में नॉट का प्रयोग करना पड़ता। लेकिन यहाँ पर नेवर आया हुआ है और नेवर से पहले खाली जगह दी हुई है, बाद में भी खाली जगह दी हुई है। तो ये एक प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है। किसका है? प्रेजेंट परफेक्ट का। देखिए ये टेंस भी अपन पढ़ेंगे आगे, तो वापस एग्जाम्पल आएंगे तो वहां पर कोई डाउट होगा तो क्लियर हो जाएगा। तो प्रेजेंट परफेक्ट का कैसे हुआ? देखिए, जब नेवर का प्रयोग होगा प्रेजेंट परफेक्ट में तो वो हमेशा हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में प्रयोग होता है। किसके बीच में? हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के अंदर। तो आई के साथ यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब हैव और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म सी, सा, सीन। मैंने वर्ब वाले वीडियो लेक्चर के अंदर सारी वर्ब को सही से बताया था, और वहां पर मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी जिसके द्वारा आप 12 टेंसों की मेन वर्ब को केवल 1 मिनट में सीख सकते हैं। कितने मिनट में? 1 मिनट में। तो उस वीडियो को देखिए, उसके अंदर आपको 12 टेंसों की पूरी मेन वर्ब 1 मिनट में याद हो जाएगी। ठीक है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर आपको एडवर्ब तक यहाँ पर समझ में आ गया होगा। लेकिन आगे भी अगली स्लाइड में हम पढ़ने वाले हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की यूज जो है और किन किन जगह पर होती है। उन यूजेज को जानने के बाद हम इनके सेंटेंस के फॉर्मेशन को सीखेंगे। इंडेफिनिट टेंस के यूजेज में देखिए,
कहाँ उपयोग किया जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का? टू एक्सप्रेस जनरल एवरीडे रूटीन एक्शंस। एक्सप्रेस का मतलब होता है व्यक्त करना। क्या व्यक्त करना? जनरल यानी सामान्य, एवरीडे रूटीन एक्शन यानी हम जो अपने जीवन में सामान्य दैनिक कार्य जो करते हैं उनको अगर बताना है तो हम कौन से टेंस का इस्तेमाल करेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करेंगे। टू एक्सप्रेस थिंग्स दैट हैपन इन जनरल। एक्सप्रेशन व्यक्त करना, थिंग्स यानी चीजें, दैट हैपन जो घटित होती है, इन जनरल यानी सामान्य, अपने सामान्य जीवन में घटित होने वाली चीजों को भी अगर बताना है तो हम कौन से टेंस का उपयोग करेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। टू एक्सप्रेस हैबिचुअल और इंस्टिंक्टिव एक्शंस। हैबिचुअल यानी आदत के, या इंस्टिंक्टिव यानी स्वाभाविक, और एक्शन यानी कार्य। अपने जीवन के आदतीय या स्वाभाविक कार्यों को बताने के लिए भी हम कौन से टेंस का उपयोग करते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। टू एक्सप्रेस यूनिवर्सल ट्रूथ यानी सार्वभौमिक सत्य, साइंटिफिक यानी वैज्ञानिक, मैथमेटिकल यानी गणितीय, जियोग्राफिकल यानी भूगोलीय, और फैक्ट यानी तथ्य। सार्वभौमिक सत्य, वैज्ञानिक, गणितीय या भूगोल के कोई तथ्य है उनको बताने के लिए भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। टू एक्सप्रेस व्यक्त करना, एडजेक्टिव विशेषण, और यानी कहा कि नाउन और प्रोनाउन, संज्ञा या सर्वनाम के विशेषण को बताना। अपन शुरू में पढ़ा था संज्ञा ऑब्लिक विशेषण है, हूं वाला जो था ना पहला बिंदु, वही वाली ये चीज है। तो इंट्रोड्यूस या डिफाइन अ नाउन, एक संज्ञा को बताना। देखिए मैं बताऊंगा अभी ये क्या है। टू शो दिखाना, एग्जिस्टेंस यानी उपस्थिति, अब्सेंस अनुपस्थिति ऑफ नाउन संज्ञा की। किसी वाक्य के अंदर संज्ञा की उपस्थिति या अनुपस्थिति को भी दिखाने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। और ये वाक्य किससे शुरू होते हैं? देयर से। अपन जब सेंटेंस के फॉर्मेशन पढ़ेंगे तो उसके अंदर देयर का यूज भी आएगा, वहां पर इसको सीखेंगे। जैसे एग्जांपल दूं, देयर आर 4 hands in this hall. There are 4 hands in this hall. समझ आ रहा है? इस हॉल के अंदर 4 पंखे हैं। टू इंट्रोड्यूस डिफाइन अ नाउन, एक संज्ञा को दिखाना। जैसे रुचिका इज माई नीस। रुचिका एक नाउन है, रुचिका को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कि रुचिका मेरी भतीजी है। टू एक्सप्रेस एडजेक्टिव ऑफ नाउन और प्रोनाउन, संज्ञा या सर्वनाम का विशेषण बताना। एक एग्जांपल, दिस फ्लावर इज वेरी ब्यूटीफुल। तो फ्लावर, दिस फ्लावर एक नाउन है, फ्लावर एक नाउन है, और ब्यूटीफुल क्या है? विशेषण, एडजेक्टिव है। तो उस नाउन की क्या बता रहे हैं? विशेषता। तो ऐसे यूनिवर्सल ट्रूथ, साइंटिफिक फैक्ट्स, वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, ये एक साइंटिफिक फैक्ट है। द सन राइजेज इन द ईस्ट। समझ में आ रहा है? ये जो वाक्य है इनको कोई बदल नहीं सकता, इन तथ्यों को। तो ये सारे तथ्य भी क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। आपके हैबिचुअल या स्वाभाविक कार्य है, आपके जीवन में जो भी दैनिक घटना होती है, जो कुछ भी आप कार्य करते हैं, वो सारे प्रेजेंट इंडेफिनिट में होते हैं। आई वेक अप एट 5 o'clock, मैं 5 बजे जगता हूं। आई ऑलवेज ब्रश माई टीथ, मैं हमेशा दांतों को ब्रश करता हूं या मंजन करता हूं। तो ये भी आप जो भी दैनिक कार्य है आपके, वो सारे किस टेंस से बनते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब ये वाक्यों का फॉर्मेशन कैसा होता है आगे आएगा। यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कि किन किन चीजों पर अगर आप कोई वाक्य बना रहे हैं और आपको पता चलता है कि ये चीज तो इनमें से है, इसका मतलब ये वाक्य किस टेंस से बनेगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का 8वां यूज, टू एक्सप्रेस प्रोवर्ब और मोरल सेइंग्स।
कहावतों और मुहावरों को भी बोलने के लिए इंग्लिश में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का उपयोग किया जाता है। इस चीज को ध्यान रखें, कहावतें और मुहावरों के लिए कौन सा टेंस? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जैसे यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, अ बर्न्ड चाइल्ड ड्रेड्स द फायर। इसका मतलब वो हिंदी में होता है कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, के समय और ज्वार किसी का इंतजार नहीं करते हैं। मैनी अ लिटल मेक्स अ मिकल, यानी बूंद बूंद करके घड़ा भरता है। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, कि धीमे और लगातार चलने वाला हमेशा जीतता है, यानी सब्र का फल मीठा होता है। इन अर्थों में ये मुहावरे प्रयोग किए जाते हैं। और मुहावरों के लिए आपको ध्यान में रखना है कौन सा टेंस? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। Now I use to express an open condition, एक खुली शर्त को व्यक्त करने के लिए जिस टेंस का उपयोग किया जाता है उस टेंस का नाम है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब इसको समझाने से पहले मैं एक छोटी सी चीज आपको बता दूं कि इंग्लिश के अंदर एक टॉपिक होता है या एक प्रकार का वाक्य होता है कंडीशनल सेंटेंसेज, शर्तों वाले वाक्य। इंग्लिश के अंदर कंडीशनल सेंटेंसेज 3 प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार है ओपन कंडीशन, या उसको बोल सकते हैं प्रोबेबल कंडीशन। दूसरा प्रकार होता है इमेजिनरी कंडीशन, और तीसरा है इम्पॉसिबल कंडीशन। ये कंडीशन सेंटेंस के 3 प्रकार है। इन तीनों प्रकारों को हम जिन जिन टेंसों में ये बनते हैं वहां पर तो पढ़ेंगे ही, लेकिन मैं उनका एक अलग से वीडियो भी बना दूंगा। कंडीशनल सेंटेंसेस का आपको एक अलग से वीडियो मिल जाएगा जहां पर वहां आप उस टॉपिक को पूरा क्लियर कर सकते हैं। लेकिन यहां पर देखिए कंडीशन का जो पहला प्रकार है ओपन कंडीशन। ओपन कंडीशन के वाक्य किस टेंस में बनते हैं? वो बनते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो देखिए, If Ravi plays well, if Ravi plays well, he will win the match. आपको ध्यान रखना है कि कंडीशनल जो सेंटेंसेस होते हैं वो हमेशा इफ से शुरू होते हैं। किससे शुरू होते हैं? इफ से। ध्यान रखें। और जो पहला क्लोज होता है, अब ये एक प्रकार का क्लोज भी है, ये 2 उपवाक्य है। क्लोज का पढ़ेंगे तो वहां पर भी आएगा। 2 उपवाक्य मिलकर एक वाक्य बना हुआ है। ये जो पहला क्लोज है इसको बोलते हैं एडवर्ब क्लोज। आप लोगों ने एडवर्ब पढ़ा ही है, क्लोज का टॉपिक आएगा तो वहां पर हम बताएंगे कि क्लोज वगैरह क्या होता है। क्लोज यानी उपवाक्य। और ये जो है इसको, इस वाक्य को बोलते हैं मेन क्लोज, मुख्य उपवाक्य। ठीक है। एडवर्ब क्लोज तो होता है कंडीशन, कंडीशन यानी शर्त। और जो मेन क्लोज होता है वो कहलाता है रिजल्ट, रिजल्ट यानी परिणाम। इफ रवि प्लेज वेल, यदि रवि अच्छा खेलता है, ही विल विन द मैच, वह मैच जीत जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि ओपन कंडीशन का जो एडवर्ब क्लोज है या शर्त वाला जो क्लोज है, वाक्य है, वो किस टेंस में होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है। और इसका जो रिजल्ट होता है यानी मेन क्लोज का जो उपवाक्य होता है वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के अंदर होता है। किसके अंदर होता है? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ओपन कंडीशन के अंदर जो एडवर्ब क्लोज का जो उपवाक्य होता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर होता है, और मेन क्लोज यानी परिणाम वाला जो परिणाम बताने वाला जो उपवाक्य होता है वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के अंदर होता है। और कंडीशन के वाक्य हमेशा किससे शुरू होते हैं? इफ से शुरू होते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा। जैसे इफ शी मी, तो इनवाइट का क्या हो जाएगा? इनवाइट्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। एडवर्ब क्लोज है तो आई शैल अटेंड, फ्यूचर इंडेफिनिट से बन गया। ये रिजल्ट है। तो आगे मैं बताऊंगा कि SEIS का प्रयोग कहाँ होता है, अपन फ्यूचर इंडेफिनिट के अंदर पढ़ेंगे विल और शैल का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। तो मेरे हिसाब से आपको ये ओपन कंडीशन की चीज भी समझ में आ गई होगी।
अगर समझ में नहीं आई है तो थोड़ा वीडियो को पीछे ले जाइए और वापस देखिए, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट का 10वां यूज, टू एक्सप्रेस न्यूज हेडलाइन। अब समाचार की कोई हेडलाइन कहीं पर अगर समाचार पत्रों में लिखनी है या फिर न्यूज चैनल के ऊपर दिखानी है तो आप हमेशा ध्यान रखें, अगर वो इंग्लिश में है तो वो हमेशा किस में होगी, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि वो हेडलाइन कभी भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के एक्टिव वॉइस के अंदर नहीं बनती, वो हेडलाइन हमेशा पैसिव वॉइस के अंदर होती है। अब वॉइस के अंदर आपको पता है एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस दो होते हैं। एक्टिव वॉइस का मतलब होता है अपन जो टेंस का वाक्य बनाते हैं टेंस के अनुसार, वो कहलाता है एक्टिव वॉइस, जिसके अंदर मुख्य भाग कौन लेता है, मुख्य कौन होता है, कर्ता, सब्जेक्ट, डूअर। लेकिन पैसिव वॉइस के अंदर मुख्य कौन होती है, ऑब्जेक्ट होता है यहाँ पर। इसीलिए जब भी न्यूज हेडलाइन को बनाते हैं इंग्लिश के अंदर तो बनता तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, लेकिन उसका वॉइस क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। उसका वॉइस कौन सा हो जाता है, पैसिव वॉइस। मैं यहाँ पर आपको एक एग्जांपल देकर समझाता हूँ। आप जब भी एग्जाम में देखें कि ये एक न्यूज हेडलाइन का क्वेश्चन है और आपको 4 ऑप्शन में से कोई ऑप्शन ढूंढना है तो हमेशा ध्यान रखें कि आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का कौन सा वॉइस ढूंढना है, पैसिव वॉइस। मैं यहाँ पर एक सीधा सा आपके सामने एग्जाम्पल लिखता हूँ, जैसे 5 किल्ड, 5 मारे गए। ठीक है, अब आप लोग कहेंगे कि क्या ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है? नहीं है, क्योंकि 5 कोई सब्जेक्ट या डूअर नहीं है, ये ध्यान रखें। ठीक है, यहां पर ये क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वॉइस बना हुआ है। अब आप कहेंगे अगर वॉइस बना हुआ है तो इज, आर, एम कहां है? तो हमेशा ध्यान रखें हेडलाइंस के अंदर इज, आर, एम का प्रयोग किया नहीं जाता है, ये यहाँ पर छुपे हुए रहते हैं। समझ में आ रहा है ना? हेडलाइंस बनेगी तो कौन से टेंस में बनेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, लेकिन वॉइस कौन सा हो जाएगा, पैसिव, और हेल्पिंग वर्ब इज, आर, एम का प्रयोग नहीं किया जाता है। इस चीज को आप ध्यान में रखें और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए आप ऑप्शंस को ढूंढें या सेंटेंस का फॉर्मेशन करें। टू एक्सप्रेस अ प्री अरेंज्ड ऑफिशियल प्रोग्राम, कोई पहले से तय किया हुआ कार्यालय कार्यक्रम, ऑफिशियल प्रोग्राम, बड़े लोगों के, बड़े मंत्रियों के, बड़े अधिकारियों के जो पहले से व्यवस्थित या तय किए हुए कार्यक्रम होते हैं, और टाइम टेबल फॉर फ्यूचर, और अगर किसी भी चीज़ का भविष्य का टाइम टेबल बनाया हुआ है, सारणी बनाई हुई है, तो वो चीज़ें किसके अंदर होती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर। देखो काम तो कब होगा, पहले से तय है, आज तय करना, मतलब काम कब होना है, भविष्य के अंदर होना है। टाइम टेबल बनाया हुआ है, लेकिन किसके लिए, भविष्य के लिए। तो हमेशा ध्यान रखें आधिकारिक रूप से तय कार्यक्रम जो पहले तय किए हुए हैं, या किसी भी चीज का कोई टाइम टेबल बना हुआ है जो काम भविष्य में होना है, तो वो वाक्य किस में बनते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर बनेंगे, न कि फ्यूचर टेंस के अंदर। इस चीज को ध्यान में रखें। जैसे एग्जांपल देखिए, मोदी विजिट्स जोधपुर ऑन 15 जुलाई। देखिए मोदी 15 जुलाई को जोधपुर आएंगे। ठीक है, अब आपको सुनने से तो लगता है कि ये तो फ्यूचर टेंस का है, फ्यूचर सिंपल का है, लेकिन ये एक आधिकारिक कार्यक्रम है, पहले से सुनियोजित कार्यक्रम है मोदी जी का, हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर साहब का। तो हमेशा ध्यान रखें ये कार्यक्रम जब, इसका वाक्य जब भी बनेगा तो किस में बनेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर बनेगा। द शताब्दी एक्सप्रेस डिपार्ट्स एट 9 AM। तो ये ट्रेन का टाइम टेबल है, समझ आ रहे हैं कि शताब्दी एक्सप्रेस 9 बजे प्रस्थान करती है। द CM इनॉग्रेट्स द ब्रिज नेक्स्ट वीक।
जो मुख्यमंत्री है वो ब्रिज का उद्घाटन जो है अगले सप्ताह करेंगे। अब कार्यक्रम अगले सप्ताह होना है, लग तो भविष्य का रहा है, लेकिन ये पहले से तय है, प्री अरेंज्ड ऑफिशियल प्रोग्राम है। इसलिए ये वाक्य इंग्लिश में किस में बनेगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो हमेशा ध्यान रखें, जब भी कोई प्री अरेंज ऑफिशियल कार्यक्रम का या किसी टाइम टेबल का आप वाक्य बनाएं तो वो वाक्य कब किस में बनेगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर। अगर आप 4 ऑप्शंस में से भी कोई ऑप्शन ढूंढ रहे हैं और वो इस चीज़ का प्रश्न है तो आपको चारों ऑप्शन में से फ्यूचर को तो चूज बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको किसकी ओर जाना है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर। अब देखिए, टू मेक रनिंग लाइव कमेंट्रीज ऑफ गेम्स, मैचेज या इवेंट्स, यानी किसी भी खेल या कार्यक्रम की आपको कमेंट्री करनी है। जैसे मैं एग्जांपल दूं, क्रिकेट, आप क्रिकेट की कमेंट्री टीवी पर सुनते हैं तो वो कमेंट्री हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर होती है। इस चीज को ध्यान में रखें, कभी भी लाइव कमेंट्री कभी भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर नहीं होगी। अगर आपको कमेंट्री का कोई भी सेंटेंस बनाना है तो आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करना है। तो मेरे हिसाब से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किन किन स्थान पर होता है आपको समझ में आ गया होगा। अब वाक्यों के फॉर्मेशन कैसे होंगे, सेंटेंस कैसे बनेंगे, वो हम इस टॉपिक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वीडियो लेक्चर के पार्ट 2 के अंदर सीखेंगे। तो आप लोगों को कम से कम इतना तो इस वीडियो के अंदर समझ में आया हो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज कहाँ कहाँ किया जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आया है, तो इस वीडियो को लाइक करें। अपने रिव्यूज, अपने विचार, अपने प्रश्न कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर लिखें। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, जय धनेन्द्र। अपने इंग्लिश विद जैन साहब के YouTube चैनल के अलावा आप लोगों के मोबाइल में एक टेलीग्राम ऐप भी होगा। उस टेलीग्राम के अंदर आप सर्च करिए इंग्लिश विद जैन साहब, वहाँ पर मेरा टेलीग्राम का चैनल आपको दिखेगा। उस चैनल में जाइए और उस चैनल को ज्वाइन करिए, क्योंकि उस चैनल के अंदर, उस टेलीग्राम चैनल के अंदर मैं रोज वहाँ पर इंग्लिश के ग्रामर के क्वेश्चंस डालने वाला हूं, जिससे आपको ग्रामर को समझने में, सीखने में बहुत ही ज़्यादा मदद मिलने वाली है। वहाँ पर ऑप्शन चूज करने वाले क्वेश्चन होंगे ABCD, इन चारों में से आपको एक ऑप्शन ढूंढना होगा और उन क्वेश्चन को अगर आप मेरे वीडियो को देखने के बाद अगर सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलता रहेगा कि आपकी ग्रामर कितनी अच्छी हो रही है। तो आप उस चैनल को ज्वाइन करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए।